आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी एक प्लेन हाईजैकिंग की है। और प्लेन हाईजैकिंग से कहीं ज़्यादा ये कहानी है एक ऑपरेशन की, जो ऑपरेशन असंभव था, जिसे इजराइल की सेना और वहाँ की इंटेलिजेंस ने करके दिखाया। उड़ान भरता है एयर फ्रांस का प्लेन, कहीं से उसके अंदर किसी तरीके से 5 आतंकवादी, 5 से 7 आतंकवादी, जिसमें से एक लेडीज़ भी होती है, एक लेडीज़ भी थी उसमें। उड़ने के करीब 5 मिनट के बाद वो औरत अपनी सीट से उठती है, रैक से बैग निकालती है और बैग से निकालती है पिस्टल। पिस्टल को हवा में लहराते हुए इशारा करती है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। धीरे धीरे करके सारे उनके जो साथी थे, बाकी जो 6 मेल थे, जो 6 आदमी थे, वो निकलते हैं और सभी अपने हाथ में बंदूक लहराते हुए पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उनमें से एक जाता है, जो प्लेन चलाने के लिए पायलट का केबिन होता है। उस वक्त तक वो कुछ सेपरेट नहीं हुआ करता था, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप उस केबिन तक पहुंच सकते हो, थोड़ी सी मशक्क़त। उनमें से एक जाता है, केबिन को नॉक करता है, केबिन खुलता है तो वो आगे का एरिया, जो पायलट का एरिया होता है, उसको अपने अंडर में ले लेता है। जो को पायलट होता है उसको बंदूक दिखा करके पीछे डाल देता है और अपने आप उस सीट पे बैठ जाता है। अब उस प्लेन के अंदर 2 पायलट थे, एक इंजीनियर था जो कि प्लेन से संबंधित समस्याओं को देखता है। तो कुल मिलाकर 3 पायलट होते हैं, 12 क्रू मेंबर का स्टाफ होता है और उसके अलावा करीब करीब 248 यात्री। अब प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकिंग के बाद प्लेन जो चला रहा था उसको निर्देश दिया जाता है कि ये प्लेन युगांडा की तरफ ले जाए। युगांडा अफ्रीका का एक देश है जिसका प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ईदी आमीन हुआ करता था। बंद करने के बाद इजराइल को डिमांड भेजी जाती है 28 तारीख को सन 1976 चल रहा है, जो कि 40 फिलिस्तीन टेररिस्ट जो कि इजराइल में बंद थे उनको रिहा किया जाए। उसके अलावा कीनिया, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी में करीब करीब 53 टेररिस्ट थे जिनको छुड़ाया जाना था। उसके अलावा $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी मांगी जाती है और डेडलाइन दी जाती है 1 तारीख 7वां महीना 1976। मतलब करीब करीब 2 दिन की डेडलाइन में आपको 53 वेस्ट जर्मनी और 40 फिलिस्तीन जो कि इजराइल में बंद है कैदी, उनको छोड़ना है। अब तारीख आती है 29 जून, एनडीबी एयरपोर्ट। अब होता यह है कि वहां पर 2 कमरे थे, सभी के पासपोर्ट्स कैदी उनके टेररिस्ट के पास होते थे और वो एक एक करके सबका नाम पुकारना शुरू करते हैं। अब जो वो 250 पैसेंजर्स थे उनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। एक तरफ जो यहूदी लोग थे, इजराइल के नागरिक थे, उनको रख दिया जाता है और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग जो फ्रांस के थे, केन्या के थे, जर्मनी के थे, इन सब जगहों के जो लोग थे उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त थे शिमोन पेरेस, मीटिंग बुलाते हैं कैबिनेट की कि क्या करना चाहिए। इजराइल की एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है कि वो किसी भी टेररिस्ट के साथ कभी भी नेगोशिएट नहीं करते हैं, चाहे उन्हें उसका कोई भी मुआवजा भरना पड़ जाए। उस वक्त हालात ये थी कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत हद तक तैयार थे, लेकिन बाकी जो कैबिनेट थी वो कह रही थी कि हम अपने सिद्धांतों से ही पीछे नहीं हट सकते, हम पलट नहीं सकते। जो हम दुनिया को संदेश देते हैं हम खुद उससे पीछे कैसे हटें। तो उधर मीटिंग चल रही थी। यहाँ एनडीबी एयरपोर्ट पे 94 इजरायली और 12 क्रू मेंबर्स को एक तरफ कर दिया गया, दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज के सिटीजन कर दिया गया। अब तारीख आती है 30 जून 1976 की। इधर ईदी आमीन पे बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था दूसरे कंट्रीज की तरफ से कि आपके देश में ये हो रहा है तो आपको आगे बढ़ करके मदद करनी चाहिए। और ईदी आमीन मदद करने की जगह वो
और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था वहाँ के टेररिस्ट को कि आप जो है जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और आप ये करते रहें। ईदी अमीन को मजबूरन टेररिस्ट से बात करनी पड़ी और एक प्लान बना कि आप जो है जो भी इजरायली लोग हैं उनको अपने कैद में रखें बेशक, पर जो बाकी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को रिहा कर दें। इससे एक मैसेज जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, किसी मजबूरी की वजह से हम ये कर रहे हैं। तो इसके तहत करीब करीब 100 लोगों को छोड़ दिया जाता है जो नॉन इजरायली थे। अभी बचते हैं, बंधक जो बचे हैं वो है करीब करीब 150 लोग। 100 और लोग छोड़ दिए जाते हैं जो कि नॉन इजरायली थे। अभी बचते हैं सिर्फ 50 लोग जो कि इजराइल के थे, यहूदी थे, जिन्हें किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि सीधी दुश्मनी जो थी वो इजराइल से थी। इधर इजराइल में प्लान चल रहा है कि कैसे बचा सकते हैं। 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि आप हवाई रास्ते से जाएं, उस एयरपोर्ट पे अटैक करें और अपने सारे पैसेंजर्स को बाकुशल बासलामत उठा ले आएं। दूसरा रास्ता ये था कि आप पानी के रास्ते जाएं। तीसरा रास्ता ये था कि आप केन्या से जाएं सड़क के रास्ते से। अब पानी के रास्ते से और सड़क के रास्ते से बहुत ज़्यादा वक्त लगना था, इतना वक्त था नहीं। एक ही रास्ता बचता था जो कि था हवाई रास्ते से आप जाएं और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी जाती है ब्रिगेडियर जनरल डॉन सोमरॉन को, जो कि इसके हेड थे, और फील्ड पे जो होना था उसकी जिम्मेदारी दी जाती है योनाथन नेतन्याहू को, जो कि फील्ड इंचार्ज बनाए जाते हैं। उसके अलावा एक इत्तेफाक ये था कि जो वो एयरपोर्ट बनाया गया था वो एक इजरायली आदमी के द्वारा बनाया गया था, इजरायली इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था। उसको खोज के लाया जाता है, उससे वहाँ का नक्शा बनवाया जाता है, एक मॉक एयरपोर्ट बनवाया जाता है और उस पर मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल बोलते हैं डुप्लीकेट प्रैक्टिस, इसको कहते हैं आप, डुप्लीकेट प्रैक्टिस, मतलब करके देखते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे लैंड करना है, क्या। सारी तैयारी करने के बाद इजराइल के 4 प्लेन, जिनका नाम था हरकुलस, वो उड़ान भरते हैं। अच्छा, इससे पहले एक जानकारी और मिली थी ईदी अमीन के बारे में कि वो मर्सिडीज़ का बहुत शौकीन आदमी है। वो जहाँ भी जाता है ब्लैक कलर की मर्सिडीज में जाता है और उसके पीछे चलती हैं लैंड रोवर और बाकी गाड़ियाँ। तो इसी की देखा देखी में एक मर्सिडीज़ की व्यवस्था की गई थी, 2 लैंड रोवर की व्यवस्था की गई थी, बाकी गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक हरकुलस प्लेन में पहले से बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। और उन कार्स के अंदर थे सिपाही, जो कि इजराइल के सैनिक थे, हथियारों से लैश। बाकी 2 प्लेन्स में और सैनिक थे। एक प्लेन बिल्कुल खाली था, जिसमें कि इजराइल के जो भी नागरिक वहां फंसे हुए थे उनको बैठा करके वापस ले आना था। आगे बढ़ती है बात। अब आती है बात 3 तारीख पे, जो कि डेडलाइन थी। शाम का वक्त है, प्लेन उड़ान भर चुके हैं, प्लेन रास्ते में है। एक दिक्कत ये भी थी कि वहाँ अगर एयरपोर्ट पे अगर वहाँ के रनवे की लाइटें बंद हुई तो प्लेन कैसे लैंड करेंगे। इसके लिए भी इजराइल के लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी, वहाँ के सैनिकों ने, कि अंधेरे में प्लेन को कैसे लैंड कराना है, उसकी भी तैयारी कर ली गई थी। पर इत्तेफाक से जैसे ही वहाँ पे प्लेन पहुँचा, वहाँ की लाइट्स जो थी वो ऑन थी, बंद नहीं थी। ये एक सहूलियत हो गई। प्लेन लैंड होते हैं, लैंड होने से पहले ही पीछे के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। और इनके पास जो भी हथियार थे, जो भी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उन पे साइलेंसर भी लगे हुए थे ताकि बिल्कुल चुपचाप से जाना है और करके चले आना है। प्लेन लैंड होता है, दरवाजे खुले हुए हैं, कार निकलती हैं पीछे से, आगे मर्सिडीज निकलती है, पीछे लैंड रोवर निकलती हैं, उसके पीछे और गाड़ियां तमाम होती हैं। काफिला आगे बढ़ता है। उस एयरपोर्ट को करीब करीब 200 युगांडियन सैनिकों ने कब्जे में ले रखा था अपने, वो उनकी निगरानी में था।
तो शुरुआत में तो जो युगांडियन सैनिक थे उन्हें लगा कि ईदी अमीन ही आ रहा है, तो वो सल्यूट करके वगैरह कार को जाने दिया आगे। पर आगे जाकर के एक सैनिक था, उससे कहीं से ये जानकारी थी कि ईदी अमीन ने अभी अभी अपनी कार बदल दी है, ब्लैक कार की जगह अब वो व्हाइट मर्सिडीज से चलता है। उसको कुछ शक हुआ तो उसने कार को रोकने का इशारा किया, पर कार ने कहाँ रुकना था। अंदर से निकली बंदूक और बंदूक से निकली एक गोली। जैसे ही गोली निकली पूरे एयरपोर्ट पे हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। सारे सैनिकों ने हवाई फायर करने शुरू कर दिए, कार पे फायर शुरू कर दी। काफिले पे एकदम से क्रॉस फायरिंग होने लग गई। इस क्रॉस फायरिंग में युगांडियन सैनिकों का ज्यादा नुकसान हुआ। धीरे धीरे काफिला पहुंचा टर्मिनल में। टर्मिनल के अंदर जितने भी आतंकवादी थे सबको यूटिलाइज किया गया, अपने लोगों को अपनी हिफाजत में लिया गया। और ये जो लोग थे ये युगांडियन सैनिकों की वेशभूषा में थे, ताकि जो वहाँ के युगांडा के जो असली सैनिक हैं उनको कोई शक शुबह ना रहे। तो ये भी एक मुश्किल थी कि जो पैसेंजर्स हैं उनको यकीन कैसे दिलाया जाए, वो क्यों जाएंगे हमारे साथ युगांडियन सैनिकों के साथ। तो एक आदमी का काम था ये कि वो जाकर के सबसे पहले लोगों को ये बताएगा कि हम इजराइल से हैं, हम आपको निकालने आए। तो उन्होंने चिल्ला के कहा सब लोग नीचे हो जाएं, हम इजराइल से हैं, आप लोग नीचे रहें, लेट जाए जमीन में। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई। करीब करीब 1 घंटे 54-56 मिनट तक ये जो ऑपरेशन था ये चला। सारे नागरिकों को कब्जे में लिया गया। वापसी भी उसी तरह से हुई। सारे टेररिस्ट को मारा गया। सारे युगांडियन करीब 45 सैनिकों को मारा गया, फौजियों को। वापस पहुंचे वहां पर जहां पर प्लेन उतरे थे, बाई कार। अंदर बैठे, प्लेन ने फिर उड़ान भर दी वापस इजराइल की तरफ। अब जब सैनिक टर्मिनल से प्लेन की तरफ जा रहे थे तो बीच में करीब करीब 13 एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, प्लेन जो कि युगांडा के थे। इजरायली फौजियों ने उनको भी नेस्तो नाबूद कर दिया ताकि हमारा कोई पीछे ना कर पाए। प्लेन ने उड़ान भरी, प्लेन पहुंच गया इजराइल। और इस सब ऑपरेशन में करीब करीब 12 लोग घायल हुए, 3 कैजुअल्टीज हुई, जिसमें से एक थे खुद लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू जो कि फील्ड का संभाल रहे थे। उनको बस एक गोली लगी थी, बाकी कोई भी इजरायली फौजी जख्मी तक नहीं हुआ। इतनी आसानी से ऑपरेशन किया गया, इतनी सफाई के साथ किया गया। आसानी से नहीं कहेंगे, सफाई के साथ किया गया। अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद क्या था, जैसे ही युगांडा के प्रेसिडेंट जो ईदी अमीन था उसको ये बात पता चली, वो बौखला गया। इस सब ऑपरेशन में केन्या ने जो है इजराइल की मदद की थी, इसलिए जो भी केन्या के सिटीजन थे युगांडा के अंदर उसने सबको मरवा दिया। करीब करीब 3000 लोगों को मरवा दिया उसने। मिशन इजराइल का था, खामियाजा केन्या को भुगतना पड़ा। ऐसा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगता है। कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, हम आपको सुनाएंगे। आप हमारा चैनल बराबर देख रहे हैं, हमको प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।